नमस्कार। जब 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार केंद्र में आई, अपने सबसे पहले कामों में उसने एक 3,000 करोड़ का स्टैचू बनाया सरदार पटेल का। उस समय ऐसा कहा गया कि ये जो स्टैचू है ये देश के लिए आवश्यक है, देश को ये एकजुट बांधेगा, इसमें एकता बढ़ाएगा, ये सब। साथ ही ये भी कहा गया कि इसमें पर्यटन बढ़ेगा और भी कई दावे किए गए। इसके बाद आपने ये देखा कि कई इस तरीके के स्टैचू पार्क बनाए गए देश के विभिन्न हिस्सों में। पिछले 11 साल में इस तरीके का बहुत सारा खर्चा हुआ और अभी हाल ही में हमको ये सुनने में आ रहा है कि विभिन्न अखबारों में और इसमें रिपोर्ट किया जा रहा है कि करीब 258 करोड़ की लागत में लखनऊ में एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मृति में एक पार्क बन रहा है जहाँ पर उनकी एक मूर्ति भी स्थापित की जा रही है। इसके अतिरिक्त पिछले 11 साल में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियों को बताने के लिए और सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए करीब 3,500 रुपया उन्होंने खर्च किया। ये करीब 400 मिलियन डॉलर करीब ये आएगा अगर हम इसको डॉलर टर्म्स में देखें। इसके अतिरिक्त जो उत्तराखंड राज्य है, इसमें भी बिल्कुल लेटेस्ट जो रिपोर्ट्स हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि पिछले 5 साल में राज्य सरकार ने करीब 1,000 करोड़ रुपया अपने प्रचार में और अपनी जो इसके कार्य हैं उसको बताने के लिए खर्च किया है। तो बहुत सारा ऐसा खर्चा है जो कि पिछले 11 सालों में किया गया है, जो कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए, भारत जैसे गरीब देश के लिए किया जाना वेस्टफुल ही माना जाएगा, फिजूल खर्ची ही मानी जाएगी। और कोई भी जागरूक समाज ऐसे खर्चे के बारे में सोचता है, इस पे प्रश्न उठाता है। अब आप में से कई लोग ये बोल सकते हैं कि भाई सरकार अगर कोई काम करेगी तो अपना प्रचार क्यों नहीं करेगी। देखिए, प्रचार करने के लिए सरकार के पास पूरा तंत्र है। जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, वह पूरा ब्यूरो ही इसलिए है कि वह सरकार जो भी अपनी जो उसके कार्य हैं उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए वे सारी चीज़ें इसीलिए। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी बात है जो मैं आपके सामने साझा करना चाह रहा हूँ। वह यह है कि ऐसा क्यों है कि जब देश के सामने और भी बहुत सी समस्याएं, और जैसे ये जो डेटा है वह क्लियरली बताता है कि इस समय देश में रिकॉर्ड स्तर की बेरोजगारी है। शहरी युवा के बीच बेरोजगारी अधिक है और जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी बेरोजगारी है। उनमें जो शहरी युवा है उसमें बेरोजगारी की दर अधिक है। लेकिन यहाँ पर आप ये भी समझिए कि जो ग्रामीण जो व्यक्ति है उसकी बेरोजगारी कई बार वह छुपी रहती है। क्यों? क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि जो गांव में व्यक्ति है वह खेती किसानी से जुड़ा है, तो इसलिए उसका डेटा उतना क्लियर आ नहीं पाता। लेकिन जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर भी बेरोजगारी इस समय रिकॉर्ड स्तर पर है। इसके अतिरिक्त आप ये देखिए, एक चीज़ होती है लेबर पार्टिसिपेशन रेट। वह भी आज के समय में रिकॉर्ड निचले स्तर पे है। लेबर पार्टिसिपेशन रेट क्या? लेबर पार्टिसिपेशन रेट का अर्थ है कि ऐसे सारे लोग जो कि इस समय नौकरी की आयु के हैं और जिनको नौकरी ढूंढनी चाहिए, करनी चाहिए, जिनको कि रोजगार करना चाहिए, उनमें से कितने लोग एक्चुअली रोजगार कर रहे हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट में उनका पार्टिसिपेशन है, भागीदारी है। तो यह भी इस समय रिकॉर्ड निचले स्तर पे है। कहने का अर्थ ये है कि बहुत जितने लोगों को नौकरी करनी चाहिए उतने लोग या तो नौकरी नहीं कर रहे, और या फिर ये भी कह सकते हैं कि लोगों की नौकरी ढूंढने की इच्छा नहीं है, इसलिए वे जॉब मार्केट की ओर जा ही नहीं रहे। तो इसके अतिरिक्त हर साल देश में 1 करोड़ युवा
हायर स्टडीज़ पढ़ के या अपनी पढ़ाई ख़त्म करके 12th+ की पढ़ाई ख़त्म करके जॉब मार्केट में आ रहे हैं। इसमें आपके +2 12th+ वाले सारे लोग वो हैं जिन्होंने जिन्होंने की कॉलेज एजुकेशन करी है। तो ऐसा ही हुआ, करीब 1 करोड़ हर साल जॉब मार्केट में आ रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई थी तो उनका ये दावा था कि हम हर साल प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां बनाएंगे, लेकिन वैसा भी नहीं हो पाया। तो अब जब ये हर साल 1 करोड़ युवा जब वर्कफोर्स में आ रहे हैं तो एक सवाल ये है कि इनका भी बैकलॉग धीरे धीरे बन रहा है। पिछले 11 साल में बहुत सारा ऐसा युवा है जिसको कि हर साल अगर नौकरी मिलती तो ये बैकलॉग नहीं बनता, लेकिन आज के समय में ये सारा बैकलॉग भी बन रहा है। इसके अतिरिक्त आप ये देखिए कि जो पढ़ा लिखा युवा है उसमें बेरोजगारी अधिक है। और क्यों? क्योंकि उसको जो वर्क कंडीशंस हैं उसको अलग चाहिए और उसको अपने शिक्षा के हिसाब से भी उसको नौकरियां चाहिए। अब आप में से कई लोग ये तर्क दे सकते हैं कि सरकार का काम नौकरी बनाने का नहीं है, तो आप यहाँ पर गलत हैं। सरकार का एक मुख्य काम रोजगार का सृजन करने का है, रोजगार बनाने का है। क्योंकि जब किसी देश में रोजगार बनते हैं तब उस देश में डिमांड क्रिएट होती है और डिमांड क्रिएट होने से इकोनॉमी प्रोग्रेस करती है, इकोनॉमी बढ़ती है। अगर इस तरीके का बैकलॉग, अगर हर साल जो युवा है उसका अगर ये बेरोजगारी के कारण ये अनएम्प्लॉयड युवा का अगर बैकलॉग बढ़ता रहा तो जो देश में एक पॉइंट ऑफ टाइम में डिमांड ख़त्म हो जाएगी, और जब डिमांड ख़त्म हो जाएगी तो सरकार के द्वारा सप्लाई साइड में अगर वह कुछ सपोर्ट देंगे भी तो उसका कोई परिणाम नहीं आएगा। इसके अतिरिक्त आप ये देखिए कि पिछले 11 सालों में आपने ये देखा कि जब आपको पेट्रोल और डीजल सस्ता मिल सकता था, कच्चा तेल सस्ता होने के बावजूद भी उसका लाभ भी लोगों को नहीं मिला। इसके अतिरिक्त जो गैस सिलेंडर, ये सारे मानक हैं, इन चीज़ों से महंगाई को नापा जाता है। फूड इन्फ्लेशन होता है, तो इन सारी चीज़ों से नापा जाता है कि महंगाई है कि नहीं है। इसलिए इन्हीं उदाहरणों को आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो जिस समय एलपीजी सिलेंडर 250 का था उस समय कई लोगों को वह एक्सपेंसिव लगता था, लेकिन जब वह 1100 का हुआ तब लोगों में इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, और जब वह आज 900 के आसपास है तब भी लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो क्या देश में समस्याएं नहीं है, या जो देश की जनता है उसको कोई समस्याएं अपने सामने नहीं दिख रही हैं? तो क्या कारण है कि जब हम ये देखते हैं कि सरकार कई कई जो स्पेंडिंग करती है वह बहुत वेस्टफुल एक्सपेंडिचर की श्रेणी में आती हैं, और सामने हम ये देखते हैं कि बेरोजगारी की भी समस्या है और जो महंगाई की भी समस्या है, जो कि कई बार क्या होता है कि डेटा की इनकन्सिस्टेंसी के कारण आपको महंगाई वैसे दिख नहीं पाती, जबकि जो इकोनॉमिस्ट हैं वह अनऑफिशियली बोलते हैं कि जितनी महंगाई और बेरोजगारी दिख रही है उसकी दुगनी बेरोजगारी और महंगाई एक्चुअली हो सकती है इस समय देश में। तो ऐसा क्यों है कि ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी लोग महंगाई, बेरोजगारी पर बात नहीं करना चाहते? तो इसका एक कारण हो सकता है मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान का एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, मतलब विरोधाभास। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या है? कॉग्निटिव डिसोनेंस ये है कि अगर किसी व्यक्ति की कोई मान्यता है, उसका कोई सोच है, बिलीफ है, उस बिलीफ के सामने उसको उसके पलट या उसके उलट किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने में, किसी भी चीज़ को समझने में उसको दिक्कत होती है, उसको समस्या आती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है जिसे ये लगता है कि देश में सब चीज़ अच्छा चल रहा है, देश प्रोग्रेस कर रहा है, देश विश्व गुरु बनने की राह पर है, देश में बहुत पैसा है, देश की सरकार जो भी करती है वह अच्छे के लिए कर रही है, और जो भी स्पेंडिंग है, भले ही वह किसी मूर्ति पर खर्च हो रही है, भले ही वह किसी पार्क में खर्च हो रही है, भले ही 200
60 करोड़ का एक स्टैचू बन जा रहा है, भले ही 3,000 करोड़ का स्टैचू बन जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति के बिलीफ सिस्टम में ये चीज़ बिल्कुल बैठ रखी है, ये बिल्कुल उसको क्लियरली पता है और उसको वह मानता है कि ये सारी चीज़ें उसके थॉट प्रोसेस के हिसाब से, उसके बिलीफ सिस्टम के हिसाब से बिल्कुल सही हैं, तो अगर कोई व्यक्ति उसको उसके उलट कोई चीज़ कहेगा तो उसको उसको एक्सेप्ट करने में, उसको समझने में समस्या होगी। तो जो इस तरीके का जो ये विरोधाभास है, ये जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है, ये कई चीज़ों को आपको समझने में आपको ये आपकी मदद कर सकता है। तो आज के समय में आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि एक्सपर्ट्स की भी इस बात को नहीं मानेंगे कि देश में बेरोजगारी है या देश में महंगाई है या जिस तरीके से जीडीपी की गणना हो रही है उसका डेटा सस्पेक्ट है। क्यों वे इसलिए नहीं मानेंगे? क्योंकि जो सामने एक्सपर्ट कह रहा है या जो सामने जो एक जागरूक व्यक्ति कह रहा है, उनकी बात उनके थॉट से, उनका जो बिलीफ सिस्टम है उससे इतनी अलग है कि उनको उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में समस्या हो रही है। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस क्यों होता है? अब एक कारण ये है कि क्यों कॉग्निटिव डिसोनेंस की आवश्यकता पड़ती है। कॉग्निटिव डिसोनेंस की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जो हमारा जो ब्रेन है वह अपने के लिए एक ऐसा ऑप्टिमम सा एक वो एटमॉस्फेयर चाहता है जिसमें कि उसको ज़्यादा ऊर्जा ना खर्च करनी पड़े। कहने का अर्थ यह है कि अगर मुझे कोई ऐसी चीज़ को समझने में बहुत ऊर्जा ना खर्च करनी पड़ेगी जिसको कि मेरे को सोचना पड़ेगा पहले और फिर उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर मेरे को अपने जो पुराने थॉट्स हैं उनको हटा के नए थॉट की जगह रिप्लेस करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ में ब्रेन को ऊर्जा लगेगी। तो इस ऊर्जा को बचाने के लिए वह एक एक इजी पाथ पकड़ लेता है। तो जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है वह उसका सर्वाइवल मैकेनिज्म है कि वह ये सोच रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा कठिन या ऐसी चीज़ को क्यों एक्सेप्ट करूं जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा मेरे रिसोर्सेज, मेरे को अपने बहुत उसको समझना, इंटरप्रेट करना, इन सारी चीज़ों में मेरी अपनी एनर्जी वेस्ट होगी। तो ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। ब्रेन अपने को बचाने के लिए कॉग्निटिव डिसोनेंस का यूज़ करता है। और कॉग्निटिव डिसोनेंस इसलिए आपको कई जगह पे आपको ये देखने को मिलती है कि आपको ये देखने को मिलेगा कि कई बार बहुत जो बिल्कुल फैक्चुअल बातें होती हैं वे कई बार आपको लोगों को समझाने में मुश्किल होती है। तो ये एक संक्षिप्त सी चर्चा थी कि क्यों आज जब देश में इतनी बेरोजगारी, महंगाई है, उसके बाद भी आपको या एक्सपर्ट्स को भी ये बात लोगों तक पहुंचाने में, मनवाने में ये बहुत समस्या हो रही है। और लोग क्यों बेरोजगारी, महंगाई पर बात नहीं करना चाहते और वे सरकार के फिजूल खर्ची को भी पर भी चर्चा नहीं करना चाहते। तो ये एक संक्षिप्त सी चर्चा थी। भविष्य में किसी किसी और विषय पर आपके साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।